नमस्कार बच्चों, हम भूगोल विषय के अंतर्गत कक्षा 12 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत प्रथम अध्याय मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र पढ़ेंगे। आप सबके लिए मानव भूगोल एक नया विषय है। इसके मुख्य बिंदु के अंतर्गत हम इस विषय का प्रस्तावना पढ़ेंगे पहले, फिर मानव भूगोल की परिभाषाएं एवं मानव भूगोल की प्रकृति के साथ उसके समय के साथ मानव भूगोल किस तरह विकास किया, मानव भूगोल के क्षेत्र व उपक्षेत्र भी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। चलो बच्चों आगे चलते हैं। हम पृथ्वी पर दो प्रमुख घटक है, एक है प्रकृति और दूसरा है मनुष्य। मनुष्य और प्रकृति का बहुत घनिष्ठ संबंध है बच्चों। मनुष्य पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर है और वह प्रकृति के विभिन्न अवस्थाओं का सामना करता है, उनमें परिवर्तन नहीं कर सकता, बल्कि उसके साथ अनुकूलता या उसके साथ सामंजस्य स्थापित करता है। मानव भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल प्रकृति का विकास, निर्माण, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, जो मानव भूगोल मनुष्य के साथ उसके पर्यावरण का अध्ययन करता है कि किस तरह मनुष्य इस भौतिक पर्यावरण के साथ अपने आप को सामंजस्य पूर्ण बनाए रखता है। प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व है, इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। इन्हें एक दूसरे से अलग करना या अलग देखना संभव ही नहीं है। मानव भूगोल में गांव, नगरों का वर्णन, सड़क, रेल मार्ग, जल मार्ग का विस्तार से हम अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल के जनक जो है रैटजेल को माना जाता है। रैटजेल ने अपनी परिभाषा में लिखा है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, अर्थात दोनों के बीच किस तरह की प्रकृति है और दोनों के साथ किस प्रकार का संबंध है, यह हम मानव भूगोल में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। बच्चों, रैटजेल जो थे उनकी एक शिष्या थी एलन सी सैम्पल। एलन सी सैम्पल ने अपनी एक परिभाषा दी थी कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इनकी इस परिभाषा से बहुत ही स्पष्ट है कि अस्थिर पृथ्वी की क्रियाशीलता है, उसके बीच हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप और हम सभी देखते हैं, जलवायु में परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन होता है, भौतिक तत्वों में परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन के साथ मनुष्य अपना सामंजस्य स्थापित करता है। इसके बाद सैम्पल की परिभाषा के बाद पॉल विडाल डी ला ब्लॉश ने कहा, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। अर्थात भौतिक भूगोल में हम देखते हैं सूर्य का उगना, सूर्य के साथ पृथ्वी का घूमना और जिससे दिन और रात का बदलना, इन सभी के साथ मनुष्य अपना सामंजस्य करता है। इसके बाद भूगोल की अनेक विद्वानों ने परिभाषाएं दी, लेकिन रैटजेल की परिभाषा को ही बहुत ज़्यादा महत्व मिला। उनकी परिभाषा पहली, प्रथम और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। बच्चों, इस परिभाषा से पूर्णतः जो भी पृथ्वी में क्रियाशीलता होती है उससे मनुष्य का संबंध परिलक्षित होता है। आगे हम देखेंगे बच्चों कि मानव भूगोल की प्रकृति। हाँ, तो बच्चों हम मनुष्य की प्रकृति की बात करते हैं कि मनुष्य की प्रकृति हमेशा सामंजस्य करने की होती है। जो भी उसे असुविधा होती है वो उसके साथ अनुकूलन करता रहता है और इसी प्रकार मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण के साथ एक सांस्कृतिक पर्यावरण का भी निर्माण किया। मनुष्य ने घर्षण और ऊष्मा की सहायता से अग्नि की खोज की सबसे पहले और अपना जीवन धीरे धीरे सुलभ बनाया। जो खाना वो कच्चा खाता था उसे अब पकाकर खाने की शुरुआत हो गई थी। इसी प्रकार मनुष्य ने पर्यावरण को सांस्कृतिक पर्यावरण में बदलने के लिए बहुत सी खोज की और अपना जीवन सुलभ बनाने में सहयोग किया। दूसरा बहुत बड़ी उपलब्धि है डीएनए
और आनुवांशिक रहस्यों के समझ से बहुत सी बीमारियों पर विजय प्राप्त की। आज के आधुनिक वैज्ञानिक युग में मनुष्य ने डीएनए की सहायता से बहुत सारी बीमारियों पर विजय प्राप्त की है और ये सुविधा आज के लिए हमें बहुत ही उपलब्धि के रूप में प्राप्त हुई है। तीव्र गति से चलने वाले यान बनाए और पर्यावरण को बदल दिया और दूरी को कम किया। और इसी प्रकार मनुष्य ने अपनी प्रकृति की सहायता से, अपनी जिज्ञासा की सहायता से प्रौद्योगिकी में मनुष्य ने पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया। मनुष्य ने पर्यावरणीय निश्चयवाद को बढ़ावा दिया कि जो भी पर्यावरण में हो रहा है वो निश्चय ही होता है, उसके साथ मनुष्य को सामंजस्य बिठा के रखना है। जैसे बाढ़ का आना, तूफान का आना, वर्षा का होना, अत्यधिक गर्मी में तापमान का बढ़ना, मनुष्य इनके साथ अपने आप को उसके अनुसार ढालने की कोशिश करता है अपने विनिर्माण की सहायता से। जैसे भारत में बच्चों आप देखते हो तमिलनाडु में बहुत भारी वर्षा होती है और सर्दियों में होती है। जब पूरे भारत में वर्षा नहीं होती है तब तमिलनाडु में वर्षा होती है, तो वहाँ पे उसके अनुकूल अपने आप को बनाते हैं। फिर देखते हैं हम कि वार्षिक वर्षा वितरण भारत में आपने देखा चेरापूंजी में दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। 1200 सेंटीमीटर वर्षा मांचीराम में होती है और मनुष्य वहाँ पे अपने मकानों का आकार बदलकर, अपने निवास स्थान का रूप बदलकर रहते हैं। वहाँ पे गोल छतों वाले मकान या ढालू छतों वाले मकान बनाए जाते हैं ताकि मनुष्य उस प्रकार अधिक वर्षा का सामना कर सके। फिर दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े मरुस्थल है। सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा का मरुस्थल, अफ्रीका में ही दक्षिण में है कैलाहारी मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका में कोलोराडो का, अटाकामा का मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, और दक्षिणी पश्चिमी तक लंबा खींचा हुआ जो मरुस्थलीय भाग है वहाँ पे भी मनुष्य ने अपने अनुकूल संभावनाएं तैयार कर ली है। 100 साल में 10% बढ़ गया है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, जिसको उसने कम करने के लिए बहुत अधिक वन लगाए और वातावरण को अनुकूल किया। आदि मानव प्रकृति सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हुए रहता था। उसने पूरे समय अपने घर, अपने खान पान, अपने वस्त्रों के निर्माण में परिवर्तन करके वो सामंजस्य स्थापित करता था। जैसे आप देखते हैं कि हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनने लगते हैं या गर्म प्रदेश में रहने वाले लोग सूती कपड़े पहनने का उपयोग करते हैं। जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ अधिक छतरी का उपयोग किया जाता है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेगिस्तानी हवाएं चलती है जिसमें रेत के कण उड़ते हैं, तो वहाँ पर लोग आप देखते हैं सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं और अपने चेहरे पर एक नकाब की तरह ढका हुआ रखते हैं ताकि रेत की कण हमारे आँख में और कान में न जाए। इस तरह धीरे धीरे प्रकृति के साथ मनुष्य ने सामंजस्य स्थापित किया। मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है, लेकिन वह उसको परिवर्तित करके, उसका विनिर्माण करके रूप परिवर्तित करता रहता है। लोहे से फर्नीचर बनाना, रेल की पटरी बनाना और अन्य संसाधनों को औद्योगिक विकास में उपयोगी बनाना, उसने यह कार्य प्रारंभ कर दिया। मनुष्य ने पर्यावरणीय संसाधनों के संभावनाओं को जन्म दिया कि जो भी चीज़ें हमें प्रकृति से उपलब्ध है उसको अपने अनुकूल बनाने की संभावनाएं उसने पैदा की, उसको जन्म दिया। आप जैसे देखते हैं कि तीव्र गति से चलने वाले हवाई जहाज़ों का निर्माण हुआ, रेलगाड़ियों का निर्माण हुआ, सड़कें बनी और अच्छे सड़क मार्ग बने और पृथ्वी इन परिवहन के साधनों से एक छोटे आकार में परिवर्तित हो गई। मानवीय क्रियाओं से उच्च भूमि पर स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए जहाँ पे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाने लगी। मानवीय क्रियाओं के कारण ही जो हिल स्टेशन है वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र को स्थापित किया गया और मनुष्य ने रोगों से दूर रहने पर भी अपनी उपलब्धि बनाई। उसने बहुत बड़े बड़े विशाल नगर, महानगर बनाए और विकास की ओर अग्रसर होता गया। आदि मानव से मनुष्य और बहुत ही आगे निकल गया। उसने चौड़ी 4 लेन से 8 लेन की सड़कें बनवाई, उनमें रोशनी की सुविधाएं उपलब्ध कराई और इस प्रकार विकास करते हुए मानव ने सांस्कृतिक वातावरण का एक विस्तार पूर्वक निर्माण किया। इसे ही विद्वानों ने संभववाद कहा
कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मनुष्य उसका उपभोग करता है, और उसका उपभोग वह विनिर्माण की सहायता से करता है। विनिर्माण की सहायता से वह उन प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का रूप परिवर्तन करके उसे अपने लिए उपयोगी बनाता है। उसने अधिक पानी को जल विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया, नदी से निकलने वाले ऊंचे जल से नीचे गिरने वाले जल को जल विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके उपयोगी बनाया, और अंधेरे को उजाले के द्वारा उस पर विजय प्राप्त की। विश्व में भी कई जगह हैं जहाँ पर असंभव की जगह संभव करके और बिजली का उत्पादन किया गया है। उत्तरी अमेरिका की जो नदी है कोलोराडो नदी, जिसकी घाटी सबसे दुनिया में गहरी है, और वहाँ पे भी हम जल विद्युत उत्पादन करते हैं। प्रकृति का धीरे धीरे मानवीकरण होता जा रहा है। ग्रिफिथ टेलर ने, भूगोलवेत्ता ने नवनिश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की थी, और उन्होंने कहा था कि रुको और जाओ, निश्चयवाद का नाम दिया अपनी परिकल्पना को, कि जिस प्रकार हम लोग ट्रैफिक लाइट में रेड सिग्नल होता है तो रुक जाते हैं, और येलो सिग्नल जब हमें होता है, पीले रंग दिखाई देता है तो हम तैयार हो जाते हैं, और ग्रीन पे हम फिर आगे बढ़ जाते हैं। और इसी प्रकार ग्रिफिथ ने इस सिद्धांत को इस रेड सिग्नल के माध्यम से समझाया है। उन्होंने बताया कि रेड सिग्नल जब होता है तो स्टॉप हो जाता है, ग्रीन होता है तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसा आप बच्चों जानते हो कि लाल बत्ती का अर्थ होता है रुको, जो पीली बत्ती होती है वो लाल और हरे के बीच रुककर तैयार रहने का संकेत करती है। उसी प्रकार हम प्राकृतिक नियमों का पालन करके प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमें बहुत सारी हानि होती है, और इस हानि को हम और आप आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। जैसे हरित क्रांति के कारण हमने अनाजों के उत्पादन को बढ़ाया, और जिससे हमने बहुत अधिक उर्वरकों का उपयोग किया, उससे मिट्टी का नुकसान हुआ, हरित गृह प्रभाव हुए, ओजोन परत का नुकसान हुआ, भूमंडलीय ताप भी बढ़ता गया, और हिम नदियाँ जो है इस ताप के कारण पीछे हटती जा रही है। नवनिश्चयवाद प्रकृति से संतुलन बनाने का प्रयास है, और इसे ग्रिफिथ ने कहा कि अगर हम इसका दुरुपयोग करते हैं तो हमें पर्यावरण के साथ बहुत सारी बुरी घटनाओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे पेड़ों के कटने से बाढ़ों का आना। ये सारी घटनाएं जो है हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। इसलिए हमें पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखना है, पेड़ों का अधिक से अधिक लगाना है। पेड़ों के लगने से हमारे इस दुष्परिणाम को हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। मानव भूगोल में दीर्घकालीन परिवर्तन हुए बच्चों। प्राचीन समय में मनुष्य कम शिक्षित था, धीरे धीरे उसने अपने शिक्षा के साथ साथ अपने पर्यावरण के साथ नए नए आविष्कार करके जो अपने जीवन को बहुत ही सरल और सुलभ बनाया। 15वीं शताब्दी के अंत में मनुष्य ने समुद्री यात्राएं प्रारंभ की। पहले यात्राएं बहुत ही कष्टदायक थी, दूर दूर तक यात्रा करना संभव नहीं था, उनके पास कोई आधुनिक उपकरण नहीं थे, इसलिए यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति पुनः वापस आएंगे ये संभावना बहुत ही कम थी। मानव भूगोल लोक कल्याणकारी विचारधारा से संबंधित है, जिसमें हम जो भी आविष्कार करते हैं, जो भी साधन उपयोगी बनाते हैं, वो सभी के लिए सर्वगुण संपन्न होना आवश्यक होता है, और हम यह कार्य सभी के लिए सोच कर ही बनाते हैं, इसीलिए यह लोक कल्याणकारी विचारधारा से संबंधित है। मनुष्य का स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा इसी में सम्मिलित है। मनुष्य के लिए स्वास्थ्य के लिए हमने नए नए उपकरण बनाए, आवास की सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई, जैसा पर्यावरण है वैसे आवास बनाए, और शिक्षा के माध्यम से विनिर्माण में धीरे धीरे हमने उन्नति की और हम चतुर्थ प्रक्रियाओं तक पहुंच चुके हैं। अब आप समझ ही गए होंगे बच्चों कि मानव भूगोल का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। मानव भूगोल मनुष्य के जीवन के सभी तत्वों से संबंधित है। इसके अंतर्गत सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, ये ही मानव भूगोल के विषय क्षेत्र है। इसके अंतर्गत हम मनुष्य के समाज, मनुष्य द्वारा विकसित
नगरों और गांवों का अध्ययन करते हैं, मनुष्य के द्वारा बनी हुई राजनीतिक सीमाओं का अध्ययन करते हैं कि किस देश का, किसी राज्य का, किसी जिले की सीमा कहाँ से कहाँ तक है। फिर जनसंख्या भूगोल का हम इसी विषय के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, क्योंकि किसी भी देश के संसाधन में जनसंख्या उसका सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। किसी देश की शिक्षित जनसंख्या तथा युवा जनसंख्या उस देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हम इसी के अंतर्गत आवास भूगोल पढ़ते हैं, माइग्रेशन प्रवास भी इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं कि जनसंख्या जो है वो प्रवास किन कारणों से करती है और उनका क्या जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक भूगोल भी हम इसी मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे और यही मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है बच्चों। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ में आ गया होगा और इसको विस्तार पूर्वक हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार बच्चों।